बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले लेक्चर्स में हमने डार्विन के मेंडल, डार्विन के लॉज को डिस्कस किया था, उसके जर्नी को डिस्कस किया था। उसके अलावा लामार की एवोल्यूशन व्यूज़ को डिस्कस किया था। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है जो कि हमारा है एवोल्यूशन और जेनेटिक फ्लो, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम और इन सब चीज़ों पर है, स्पेसिएशन और किस तरह से चीज़ें जो है वो फर्दर प्रोसीड होती हैं इन किंगडम इन द के एनिमल किंगडम। तो उन चीज़ों को हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। ओके जी, क्या एवोल्यूशन होती है? तो ये हमारे पास इस चीज़ का एक हमने पीछे इतना डिटेल में पढ़ा है। तो यस, एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन इज़ अ सेंट्रल बायोलॉजी बट इज़ एवोल्यूशन ऑलवेज अकरिंग इन अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन? क्या ऐसा होता है कि किसी खास किस्म की एवोल्यूशन में पॉपुलेशन में ही एवोल्यूशन होती है? नहीं, हर किस्म की पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होती है। समटाइम्स द रेट ऑफ एवोल्यूशन इज स्लो, ऐसा हो सकता है कि रेट ऑफ एवोल्यूशन स्लो हो, एंड समटाइम इट इज़ रैपिड, और कभी कभी तेज भी हो सकता है। बट आर देयर टाइम व्हेन एवोल्यूशन डज नॉट अकर एट ऑल, ऐसा भी होता है कि कुछ इराज में जितने भी अगर हम प्रीवियसली देखें तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा इरा भी था जिसमें एवोल्यूशन बहुत देर बाद हुई, कोई चीज़ हमें न्यू दिखने को मिली। द आंसर टू दीज क्वेश्चन लाइज द थ्योरीज ऑफ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जेनेटिक इवेंट्स इन अ जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? मतलब पूरी पॉपुलेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन है वो कितनी आ रही है और किस तरह से वो जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो आपस में किस तरह से प्रोसीड हो रहे हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहला तो उस बारे में जो हमने एक थ्योरम डिस्कस करना है जिसको हम लॉ भी बोलते हैं। आपने जब साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने मेंडल्स लॉ और हार्डी-वेनबर्ग लॉ की वहाँ पर एक एग्जांपल कोट की थी। आज हम पढ़ेंगे कि हार्डी-वेनबर्ग जो लॉ है वो है क्या, ठीक है। द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिसका नाम है गॉडफ्रे एच हार्डी, एंड जर्मन फिजिशियन हमारे पास क्या है, विलहेल्म वेनबर्ग। मीन्स के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था, और काम कब किया जी? 19 सेंचुरीज में किया था। उन्होंने एक मैथमेटिकल मेथड जो है वो डिस्कवर किया था, व्हाट हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील। अब अलील क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ा था कि जीन्स का जो अल्टरनेटिंग पार्ट होता है उसे हम अलील बोलते हैं, ठीक है। और वो जो अलील होता है, अब जब वो क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो वो इंडिपेंडेंटली अलील जो है वो शिफ्ट होते हैं ऑफस्प्रिंग में। देयर कंबाइंड आइडियाज बिकम नोन एज हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। इन दोनों साइंटिस्ट का जो कंबाइंड वर्क था ये एक थ्योरम बन गया। अब ये थ्योरम है क्या, किस बारे में है? ये अबाउट फ्रीक्वेंसी के बारे में है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील के बारे में है कि एक पॉपुलेशन में वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील है वो किस तरह से शिफ्ट होता है, ठीक है जी बच्चों। किस तरह से शिफ्ट होता है? इट इज स्टेटेड डैट, ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ रही है, डैट मिक्सिंग ऑफ द अलील एट मियोसिस। ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है वहाँ पर जो अलील की मिक्सिंग होती है फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स, एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकम्बिनेशन डू नॉट आल्टर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अलील इन फ्यूचर जनरेशन। वो क्या करते हैं कि जो रिकम्बिनेशन होती है वो आल्टर नहीं करती फ्यूचर जनरेशन को, इफ सर्टन एजम्पशंस आर मेट। वैसे तो हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो न्यू जो है वो कम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि अगर कुछ एजम्पशन हो जाएं तो फिर फ्यूचर जनरेशन में फ्रीक्वेंसीज आल्टर नहीं करती। वो एजम्पशंस अब कौन से हैं? वो एजम्पशंस ये हैं, if certain assumptions are met, evolution will not occur because the allelic frequency will not change from generation to generation। वो जो allelic frequency है वो generation to generation change नहीं होती, even though the specific mix of allele in a individual may vary। अगर वो individual की जो frequency है वो भी vary कर जाए। वो assumptions क्या हैं हार्डी-वेनबर्ग के? नंबर 1, द पॉपुलेशन साइज मस्ट बी लार्ज। नंबर 1 तो क्या होना चाहिए कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है, जो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं माउस पॉपुलेशन की या रैट पॉपुलेशन की, उसके अलावा डॉग पॉपुलेशन या कैट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो वो जो आपस में मेटिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, एक तो उनका लार्ज साइज होना चाहिए, मतलब ज़्यादा सारे एनिमल होने चाहिए। लार्ज साइज इंश्योर द डैट जीन फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज बाय
चांस अलोन, वो जो लार्ज पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है। अब हम एक एनिमल के जेनेटिक मेकअप की बात नहीं कर रहे, हम पूरे पॉपुलेशन के जेनेटिक मेकअप की बात कर रहे हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा होगा तो उनके अंदर वो चेंजेस जो हैं वो बहुत कम होंगे, क्योंकि एक ही जीन सब में होगा और वो जीन बार बार जब एक ही एनिमल्स में मेटिंग के ज़रिए पहुँचेगा तो मेटिंग के ज़रिए जब वो एनिमल्स के अंदर जीन पहुँचेगा तो क्या होगा कि वो चेंज जो है वो नज़र नहीं आएगा और वो चेंज बहुत माइनर होगा। ठीक है। दूसरा, मेटिंग विद द पॉपुलेशन मस्ट बी रैंडम। जो मेटिंग होती है एनिमल्स के दरमियान वो क्या होती है, रैंडम होनी चाहिए। क्यों रैंडम होनी चाहिए? क्योंकि अगर एक ही एनिमल बार बार मेट कर रहा है तो उसी का जेनेटिक मटेरियल जो है वो शिफ्ट होने लग जाएगा, उसी का जेनेटिक मटेरियल आगे जीन पूल में जाएगा, जो बाकी रेस्ट ऑफ मेंबर्स हैं उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो पार्ट नहीं बनेगा और वो जीन पूल में नहीं जाएगा। ठीक है। इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती, देन सम इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू रिप्रोड्यूस देन अदर। ऐसा होगा तो दूसरे मेंबर्स, जो एक खास किस्म के मेंबर्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन दूसरे मेंबर्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो शिफ्ट नहीं होगा, और इसको हम नेचुरल सिलेक्शन में अकर, फिर क्या होगी, नेचुरल सिलेक्शन अकर होगी। तीसरी क्या है, इंडिविजुअल्स कैन नॉट माइग्रेट इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। वो जो पॉपुलेशन है जिसका लार्ज साइज है उनमें से एनिमल बाहर या अंदर मूव नहीं कर सकते। जाहिर बात है, एक तो नंबर पॉपुलेशन ज़्यादा हो, दूसरी बात क्या है कि रैंडम पॉपुलेशन होनी चाहिए, तीसरी क्या है माइग्रेट भी ना करे। तो अगर ये तीनों चीज़ें ही ना हों तो फिर जो उनके अंदर एवोल्यूशन है वो होगा ही नहीं। सारी बात है, जो जेनेटिक मेकअप ऑलरेडी है उसी का बार बार उसकी कम्बिनेशंस बनेंगे, वही चीज़ें बार बार रीयूज़ होंगी, ये रीयूटिलाइज होंगी, तो हमारे पास जो न्यू कम्बिनेशंस हैं वो नहीं होंगे। ठीक है। माइग्रेशन में इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स इनटू द जीन, मतलब जो माइग्रेशन होती है जैसे कि कोई एनिमल अगर किसी पॉपुलेशन में आ जाता है या कोई एनिमल जो है वो पॉपुलेशन छोड़कर चला जाता है तो क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर न्यू चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस होंगी, और या कोई मेंबर ऐड होता है या डिलीट होता है तो न्यू जो एलील्स होती हैं या जो न्यू जीन्स होती हैं वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। ये था हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम क्या कहता है, इसको मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम कहता है जी कि हमारे पास जितनी भी एलील्स होती हैं पॉपुलेशन के अंदर वो रिमेन कांस्टेंट रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, लेकिन कुछ अजम्पशंस हैं, मतलब जिनको फॉलो करके ऐसा होता है। नंबर 1 के जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो लार्ज होना चाहिए। नंबर 2 उसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन की मेटिंग है वो रैंडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मेंबर जो है वो पॉपुलेशन कर रहे हैं और कुछ मेंबर जो है वो पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बन रहे। ठीक हो गया। और तीसरी असम्पशन क्या थी, उसके अंदर के जो इंडिविजुअल्स हैं वो माइग्रेट ना करें, मीन्स कि अगर वो माइग्रेट नहीं करेंगे तो फिर उनका जो अंदर न्यू अलील नहीं आएगा और एग्जिस्टिंग अलील्स ही होंगे, और जो ना ही कोई उसमें ऐड हो रहा है और ना ही कोई उसमें से डिलीट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम का पार्ट थी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ये आपको आपकी दोनों बुक्स में मिल जाएगा, आपकी मिलर एंड हार्ले पे भी और दूसरी फंडामेंटल ज़ूलॉजी पे भी। उसके बाद है हमारे पास जी पॉपुलेशन साइज़ कैसा होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, और जो नेचुरल सिलेक्शन जो कि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं तो इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करेंगे। चांसेस ऑफ्टन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द जो है वो रेपुटेशन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन की जीन्स में। एंड द स्मॉलर द पॉपुलेशन द मोर सिग्निफिकेंट चांस में बी। अगर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन छोटी होगी उतना ही ज़्यादा मेटिंग के चांसेस हर एनिमल को ज़्यादा मिलेंगे। ठीक हो गया। और उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो उस जीन पूल में क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि चांसेस एनकाउंटर बिटवीन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स में प्रमोट रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ एनिमल ज़्यादा सर्वाइवल रेट उनका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा फिट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एक्टिवली परस्यू कर लेते हैं। और ये वाले जो एनिमल्स हैं इनका जो करैक्टर है या इनके जो जीन्स होते हैं, इनके जो ट्रेड्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ईजिली जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। ओके जी। सम ट्रेड्स ऑफ आ पॉपुलेशन सर्वाइव नॉट बिकॉज दे कन्वे इंक्रीज फिटनेस।
फिटनेस, कुछ जो ट्रेड्स होते हैं वो पॉपुलेशन में सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इस उनकी वजह ये नहीं होती है कि वो इंक्रीज कर रहे हैं फिटनेस को, बट बिकॉज दे हैपन टू बी गमीट इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। लेकिन वो इस वजह से भी सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो गए थे, इन्वॉल्व हुए थे और आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर गए थे। अब जब वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर गए हैं तो फिर वो क्या हो गया, मज़ीद फिट हो गए हैं वहाँ पर, और एक उसका वो जो जेनेटिक मेकअप है वो पार्ट बन गया है उस जेनेटिक पूल का, उस जेनेटिक पॉपुलेशन का, जिसके अंदर उन्होंने अपना वो जेनेटिक जो मटीरियल है वो शिफ्ट किया है। चांस जो है इवेंट इन्फ्लुएंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन रिजल्ट इन आ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये जो चांसेस होते हैं जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल्स में शिफ्ट होने के, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि कितना चांस ज़्यादा है कौन से एनिमल के पास कि वो अपने जेनेटिक मेकअप को नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो शिफ्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, ओके जी। बिकॉज जीन फ्रीक्वेंसीज आर चेंजिंग इंडिपेंडेंटली, जितनी भी जीन फ्रीक्वेंसीज हैं हमने क्रॉसिंग ओवर में पढ़ा कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो शिफ्ट करती हैं ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑफ्टन कॉल्ड जो है वो न्यूट्रल सिलेक्शन। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसे हम न्यूट्रल सिलेक्शन भी बोलते हैं, कि जो भी अलील जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर रहा होता है वो इस चीज़ से इररेलेवेंट होता है कि आइदर ये जीन डिजीज जीन है या ये नॉर्मल जीन है, वो जस्ट रैंडमली शिफ्ट हो रहा होता है। ठीक है, और जब वो शिफ्ट हो रहा होता है तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग की बॉडी का पार्ट बन जाता है। अगर तो वो नॉर्मल, फॉर एग्जांपल अगर वो नॉर्मल जीन शिफ्ट हुआ है तो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अगर वो डिजीज़ वाला हो गया शिफ्ट तो फिर क्या होगा, वो डिजीज़ जीन जो है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता चला जाएगा। और ऐसा नहीं होता है कि वो डिजीज़ जीन सारे पॉपुलेशन को डिजीज़ कर देगा, बल्कि जब तक जहाँ तक वो शिफ्ट होता रहेगा तब तक वो उसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि वो जो जीन्स है वो आहिस्ता आहिस्ता जीन पूल में से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एनालोगस टू फ्लिपिंग आ कॉइन। जैसे हम कॉइन को फ्लिप कर रहे होते हैं ना, द लाइक वुड गेटिंग हेड और टेल, जो हम हेड और टेल के लिए डिफरेंट टास्क वगैरह करते थे जब हम गेम्स वगैरह करते हैं, तो इस तरह से ये फ्लिप कर रहा होता है। मतलब आपने बहुत सारी करैक्टर ऐसे भी देखे होंगे जो सेक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं, जो कि सिर्फ फीमेल में ही होते हैं या सिर्फ मेल में ही होते हैं, और समटाइम फीमेल जो है वो कैरियर भी होती है उन चीज़ों की। तो ये इस तरह से फ्लिप करते रहते हैं, मतलब एक जनरेशन गैप से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और फिर सम टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट कर जाते हैं वहाँ से। ठीक है, 50-50 रेशो ऑफ हेड एंड टेल इज, जैसे कि आपको पता दो ही साइड होती है कॉइन की, और जब हम फ्लिप कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन, और दोनों के पास चांसेस क्या होते हैं, 50-50 होती हैं, और दोनों में से जो भी आ जाता है वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ होती है। ठीक है, लाइकली इन आ लार्ज नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब अब हम एक टॉस कर लें या ज़्यादा सारे टॉस कर लें, ये अब हमारी उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने टॉस जो है वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कब बताया आपकी बुक पे कि इन ओनली 10 टॉसेस फॉर एग्जांपल द रेशो मे बी जो है वो डिसप्रपोर्शनेट 7 हेड्स एंड 3 टेल। फॉर एग्जांपल अगर हम टास्क देते हैं किसी को कि वो जो हेड मतलब कॉइन को हम फ्लिप कर रहे हैं वो हमने 10 दफ़ा करना है। अब जब हम 10 दफ़ा उसको फ्लिप करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, मीन्स के टेल आएगी या हेड आएगा, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। अब फॉर एग्जांपल वो रिजल्ट ये आता है कि 7 टाइम जो है वो हेड आता है और 3 टाइम क्या आता है, टेल आता है। इसी तरह जब जनरेशन के अंदर डिफरेंट रिप्रोडक्शन हो रही होती है, उसके जो करैक्टर शिफ्ट हो रहे होते हैं पॉपुलेशन में, तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होता है, आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है एक ही करैक्टर बार बार शिफ्ट होता रहे और हो सकता है वो अल्टरनेट करता जाए और कुछ करैक्टर जो है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाएं। अब वो जो एलिमिनेट हो रहे हैं वो हार्मफुल करैक्टर भी हो सकते हैं, वो बेनिफिशियल करैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। सिमिलैरिटी द चांसेस ऑफ वन और द अदर ऑफ 2 इक्वली अडेप्टिव अलील बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ जीन, मतलब दोनों के पास चांसेस तो सेम थे, मतलब जो दोनों शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन जो एक है वो 7 टाइम शिफ्ट हो गया, जो दूसरी है वो 3 टाइम शिफ्ट हुआ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। ये इसमें इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, बॉडी की फिजियोलॉजी का भी रोल होता है, और उन एलील्स की फिटनेस का भी रोल होता है। एंड इवेंचुअली इनटू अ इंडिविजुअल इन आ सेकंड जनरेशन इज इक्वल, मतलब ऐसा हो जाता है कि जो सेकंड जनरेशन होती है उसके अंदर वो जो जेनेटिक मेकअप है वो इक्वल हो जाए। ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ लाइक जीन्स का इफेक्ट है। दो तरह के हम इफेक्ट पढ़ते हैं, एक हमारे पास है यहाँ पर फाउंडर इफेक्ट और दूसरा है हमारे पास बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट हमारे पास क्या है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें इनकी बाद में एक्सप्लेनेशन करनी है। फाउंडर इफेक्ट है इज अ फिनोमेना दैट कॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब जो जेनेटिक का जो अपलिफ्टिंग है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ अ स्मॉल ग्रुप फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन टू एस्टेब्लिश अ कॉलोनी। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि एक मेंबर जो है वो उसने कॉलोनी छोड़ दी है और वो कहीं और जाके सेटल हो गया है। जहाँ जाके वो सेटल हुआ है उसने अपनी एक न्यू कॉलोनी बना ली है, तो उस न्यू कॉलोनी जो है उसको हम क्या बोलेंगे जी, फाउंडर इफेक्ट। लेकिन बोटलनेक इफेक्ट क्या है, इज अ फिनोमेना दैट कॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू अ स्मॉल साइज एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। क्या हो गई है कि वो कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है जिसकी वजह से वो लार्ज साइज कॉलोनी जो है वो स्मॉल हो गई है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स की डेथ हो गई है और वो मेंबर्स यूजफुल भी हो सकते हैं, वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। उन मेंबर्स की डेथ होने के बाद जो उसके अंदर जो जीन्स का मेकअप था वो कम हो गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है आपको। फाउंडर इफेक्ट क्या है कि एक ही एनिमल कॉलोनी से सेपरेट हुआ है और उसने एक न्यू अपनी कॉलोनी को क्या कर लिया है, एस्टेब्लिश कर लिया है। उसके अंदर जो जितने भी जेनेटिक चेंजेस और जेनेटिक मेकअप वगैरह का जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। और एक बॉटलनेक इफेक्ट है जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास कॉलोनी है उसका कोई नेचुरल डिजास्टर आया, मीन्स कि आप उसको सैलाब भी कह सकते हो, कोई अर्थक्वेक कह सकते हो, कोई वोल्केनिक इरप्शन कह सकते हो, कोई डिजीज आउटब्रेक भी कह सकते हो, जिसकी वजह से उस कॉलोनी के या उस पॉपुलेशन के बहुत सारे मेंबर्स की क्या हो गई है, डेथ हो गई। ये तो दोनों का डिफरेंस हो गया डेफिनेशन में। कॉजेज क्या हो सकते हैं, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन एंड कॉलोनाइजेशन। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वो कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसकी वजह से ड्यू टू जो है वो शेल्टर इशू हो सकता है, कोई फूड का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से वो कॉलोनी बड़ी वाली कॉलोनी को छोड़कर अपनी एक न्यू कॉलोनी में क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश हो सकता है। और बॉटलनेक का क्या कॉज है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन बाय नेचुरल डिजास्टर। इसमें जो जेनेटिक मेकअप डिस्टर्ब हुआ है वो किस वजह से हुआ है, बहुत सारे मेंबर्स की डेथ होने की वजह से। वो डेथ किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुई है, कोई चीज़ गिर जाने की वजह से, कोई अर्थक्वेक आने की वजह से, कुछ भी ऐसा जो कि पूरी पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर दे, उनकी बहुत सारी जो डेथ हैं वो एकदम से हो जाएं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर इसमें है या नहीं, तो इस फाउंडर इफेक्ट में नेचुरल डिजास्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास बॉटलनेक इफेक्ट है अराइज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर, ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से ही इसमें चेंज आता है। दोनों में हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जीन्स के अंदर चेंज पढ़ रहे हैं, जेनेटिक चेंज आ रहा है। जेनेटिक चेंज एक में आ रहा है कि जी नेचुरल डेथ होगी बहुत सारे मेंबर्स की, जरी बात है बहुत सारा जेनेटिक मेकअप खत्म हो गया। और फाउंडर इफेक्ट में क्या हो रहा है कि एक मेंबर न्यू कॉलोनी बना रहा है जाके, और फिर वो कॉलोनी क्या होगी, क्योंकि उसके पास बहुत कम मेंबर्स हैं तो वो अपना ही एक जेनेटिक मेकअप स्टैब्लिश करेगी, तो उसको हम बोलते हैं फाउंडर नेक इफेक्ट। ठीक है, फाउंडर इफेक्ट पॉपुलेशन क्या है, अ स्मॉल ग्रुप स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन। छोटी छोटी पॉपुलेशन अलहदा हो गई हैं मेन पॉपुलेशन से, बड़ी पॉपुलेशन से। और जो हमारे पास है बॉटलनेक, उसमें क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्मॉल साइज एज मोस्टली इंडिविजुअल्स आर किल्ड और बाय नेचुरल डिजास्टर। पॉपुलेशन स्मॉल हुई है लेकिन किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुई है, कोई एक कुदरती आफत जो है उसकी वजह से हुई है, कोई जो डेथ होती है बहुत सारे मेंबर्स की एक साथ जो डेथ है उसकी वजह से जो पॉपुलेशन की साइज में कमी आई है और उस वजह से जेनेटिक मेकअप सारा जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडर नेक। होपफुली आपको इस टेबल में से काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो इन सारी चीज़ों के ही के जो पॉइंट्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन को हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखें जी, गैमीट्स सैम्पलिंग इन अ स्मॉल पॉपुलेशन में शो अनयूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ अलील। एक हमने गैमीट सैम्पलिंग करनी है एक स्मॉल पॉपुलेशन में और वो क्या करेगी, अनयूजुअल प्रोपोर्शंस होंगी उनकी,
in any one generation of the gamete because meiotic events like tossing a coin are random। मतलब जो भी उनके अंदर जेनेटिक मेकअप है जो शिफ्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, जैसे हमने टॉस किया था, टॉस करते वक्त हमें पता था दोनों ही ऑप्शन इक्वल हैं, मतलब 50-50 हैं, लेकिन जब हमने टॉस किया था तो फिर जो रेशियोज हमारे पास आई थी वो 7 और 3 की थी। इसी तरह जो एनिमल स्मॉल साइज एनिमल पॉपुलेशन है उसके अंदर जो एनिमल शिफ्ट करते हैं अपना जेनेटिक मेकअप, वो भी क्या होता है, रैंडम होता है। और वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जीन या कोई एक ट्रेट जो है वो शिफ्ट करे ही ना और दूसरे वाला जो ट्रेट है वो शिफ्ट करता रहे। ठीक है, Assuming that both allele have equal fitness, दोनों में इक्वल फिटनेस है जी, these unusual proportions are reflected in a genotype of next generation। ये जो unusual उसके अंदर एक हमें नज़र आएगा जेनेटिक मेकअप, वो किस वजह से आएगा, वही जेनेटिक मेकअप नेक्स्ट जनरेशन की करैक्टर को शो करेगा कि उनके अंदर कौन से करैक्टर होंगे और उनकी अपीयरेंस कौन सी होगी, उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो किस तरह से होगा और वो इन्वायरमेंट में किस तरह से अपने आप को फिट करेंगे। ये वाले जो चांसेस होते हैं, इवेंट में रिजल्ट इन अ पार्टिकुलर एलील एंड ऑफ्टन साइटेड एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट। वही वाली बात के इस तरह के जो चांसेस होते हैं उनके लिए हम जो एग्जाम्पल कोट करते हैं वो फाउंडर इफेक्ट की। अब हमें फाउंडर इफेक्ट पता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन में जब एक छोटी सी पॉपुलेशन सेपरेट हो जाती है और अपनी एक न्यू कॉलोनी सी बनाने लग जाती है, कंसर्न द जेनेटिक मेकअप ऑफ डंकर्स ऑफ ईस्टर्न जो है वो पेंसिल्वेनिया। ये जो डंकर्स एक एनिमल्स हैं ईस्टर्न साइड पे, अगर हम जो है वो उन्होंने भी ऐसे ही किया था, मेन पॉपुलेशन से सेपरेट हो गए थे। हुआ क्या था, दे माइग्रेट फ्रॉम जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट। वो माइग्रेट करके कहाँ से कहाँ आए थे, जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट में आए थे अर्ली इन द 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही, एंड फॉर रिलीजियस रीजन्स, ठीक है, हैव नॉट मैरिड आउटसाइड देयर सेक्टर। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं ये जो ईस्ट इंडिया कहते हैं, जिनको जो ब्लैक पीपल्स हैं उनको हम कह रहे हैं कि वो लोग जब आए थे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में आए थे तो उनका एक कास्ट इशू था, लाइक बहुत सारे लोगों को कास्ट इशू और बहुत रिलीजियस इशूज, जैसे मुस्लिम जो लोग हैं वो मुस्लिम्स लोगों में ही मैरिज करते हैं, इस तरह से उनका भी कास्ट इशू था। तो उन्होंने आउटसाइड में जो है वो शादी उनकी अलाउ नहीं थी। एग्जामिनेशन ऑफ सर्टन ट्रेड, अगर उनके अंदर हम कुछ ट्रेड्स को जो है वो एग्जामिन करें, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप जैसे है उनका, इन देयर पॉपुलेशन रिवील वेरी डिफरेंट जीन फ्रीक्वेंसीज। उनके जो ब्लड ग्रुप में एलील थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, डिफरेंट थी मेन पॉपुलेशन से, जो कि मेन पॉपुलेशन किसको हम बोल रहे हैं, अमेरिका की पॉपुलेशन को अभी हम फिलहाल मेन पॉपुलेशन बोल रहे हैं। दीज डिफरेंसेस आर एट्रीब्यूटेड टू द चांस एब्सेंस ऑफ सर्टेन जीन। ये वाला जो करैक्टर थे ये उनकी जीन्स में क्या थे, न्यू जीन्स थे इन द इंडिविजुअल हु फाउंडेड द ओरिजिनल जो है वो पेंसिलिया डंकर्स पॉपुलेशन, जो कि उनकी पॉपुलेशन की क्या बनती थी, एक न्यू वजह बनते थे कि ये वाले जो एनिमल्स हैं ये वाले जो ह्यूमंस हैं ये क्या है, ईस्टर्न ह्यूमंस हैं, और इनके अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप जब उनका टेस्ट किया जाता था तो पता चलता था कि इनके अंदर ख़ास किस्म का इनकी ब्लड टाइप्स हैं और उसी वजह से फिर उनको एक अलग जो है वो सेपरेट नेशन रिकॉग्नाइज किया जाता था। A similar effect can occur when the number of individuals in a population is drastically reduced। इसी तरह का ही इफेक्ट आता है जब इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है हमारी, जब उसके अंदर एकदम से एक न्यू ऐसा ड्रास्टिक चेंज आता है कि कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन, कोई सैलाब, कोई भी इस तरह की चीज़ आती है कि उनकी कोई डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है, कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए सडनली, एकदम से उनकी पॉपुलेशन पूरी कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो चीता पॉपुलेशन है साउथ में और ईस्ट में अफ्रीका आर इंडेंजर्ड। ये जो स्पीशीज़ हमारी इंडेंजर्ड हो जाती हैं, पाकिस्तान में ब्लैक बियर्ड इंडेंजर्ड है, बहुत सारी जो है हुबारा बस्टर्ड इंडेंजर है, ये जो अरबी और कतरी शहजादे पाकिस्तान में आके जिनका शिकार करते हैं वो अब इंडेंजर होने जा रहा है। तो इंडेंजर कब होता है, जब उसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम किसी वजह से कम कर दें, और इतना कम कर दें कि वो उसके जो सर्वाइवल रेट है वो डेंजर में आ जाए। तो अभी जो चल रहा है चीता पॉपुलेशन साउथ में और ईस्ट में, ये क्या हो गया, एंडेंजर हो चुका है। मीन्स के
अनकरीब ये क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है, देर जो है वो डिलीटेड पॉपुलेशन हैव रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनके अंदर जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डिलीट हो गई हैं ड्यू टू नेचुरल डेथ और ड्यू टू जो हंटिंग और डिफरेंट अदर जो रीजंस की वजह से जो उनकी डेथ हुई है। अब वो जेनेटिक मेकअप तो ख़त्म हो गया, वो वाला जो जिन एनिमल्स की डेथ हुई है, टू द पॉइंट दैट इवन पॉपुलेशंस आर रिस्टोर्ड। अगर हम पॉपुलेशन को दोबारा भी रिस्टोर कर लें जो प्रेजेंट मौजूद हैं, फिर भी हम वो वाला जेनेटिक मेकअप रिस्टोर नहीं कर सकते। दे विल हैव ओनली अ रेमनेंट ऑफ ओरिजिनल जीन पूल। अब क्या रह गए हैं कि वो जो न्यू मतलब जो प्रेजेंट हमारे पास चीताज हैं वो रेमिनेंट हैं ओरिजिनल पूल के, अगर वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो जो जीन पूल है वो बिल्कुल एकदम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम उसको दोबारा से जो है वो नहीं बना जो इकट्ठा नहीं कर सकते या बना नहीं सकते दोबारा से उसको। दिस फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो इज कॉल्ड द बोटलनेक इफेक्ट। वही वाली ड्रास्टिक चेंज आया बोटलनेक इफेक्ट। अ सिमिलर एग्जांपल ऑफ जो है वो कंसर्न द नॉर्थ एलिफेंट सील विच हैव हंटेड टू नियर एक्सटिंक्शन इन लेट 80s। उसको भी इतना हंट किया गया था कि वो एक्सटिंक्शन के करीब चली गई थी। उसके अलावा लेजिस्लेशन मतलब लॉज बनने चाहिए टू प्रोटेक्ट द सील वॉज जो है वो इनेक्टेड इन 1922 एंड नो पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10,000 मीन्स के आई थिंक 1 मिलियन इंडिविजुअल उसके दोबारा हो गए हैं। तो अगर हमें लॉ उसके प्रॉपर होना चाहिए कि कौन से एनिमल की कितनी पॉपुलेशन रह गई है और उसको कितना रेस्टोर हमने करना है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस रिलेटिवली लार्ज नंबर जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन इज लो। जाहिर बात है हमने उसके एनिमल को रेस्टोर किया है, जेनेटिक मेकअप तो ऑलरेडी उसका खत्म हो चुका था। द इफेक्ट ऑफ बोटलनेक आर सम हो कंट्रोवर्शियल, मतलब इस पर अभी बात जारी है, ये हम एक बिल्कुल टू द पॉइंट इसको नहीं अभी तक कर सके। द ट्रेडिशनल जो है वो इंटरप्रिटेशन इज डैट डिक्रीज इन जेनेटिक डाइवर्सिटी मेक पॉपुलेशन लेस लाइकली टू विद स्टैंड। जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होगी उतना ही वो एनिमल इन्वायरमेंट के लिहाज से लेस अडेप्टिव होगा, लेस जो है वो और उसके ज़्यादा चांसेस होंगे एक्सटिंक्ट होने के। ठीक है, दैट इज़ अ पॉपुलेशन विद हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मोर लाइकली टू हैव सम इंडिविजुअल विद कम्बिनेशन ऑफ जीन्स दैट अलाउ देम टू विदस्टैंड इन्वायरमेंटल चेंजेस। वो एनिमल जिनका जेनेटिक मेकअप बहुत ज़्यादा है, उनको कोई डेंजरस और एंडेंजर और एक्सटिंक्ट जोन में नहीं है, वो एनिमल इन्वायरमेंट के लिहाज से विद एनवायरमेंट के साथ विद स्टैंड जो है वो कर लेते हैं। इन केस ऑफ द चीता recent evidence indicate this cat current जो है वो प्रॉब्लम में मोर आर रिजल्ट ऑफ लाइन्स एंड स्पॉटेड हाइना और लाइन्स पे भी ये वाला जो चल रहा है कि उनका जेनेटिक मेकअप भी बहुत कम हो गया है। मोस्ट एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एग्री however that our evolutionary time frame high genetic diversity make extinction less likely। कि अगर हम एक प्रॉपर जो है वो इकदाम करते हैं, प्रॉपर स्टेप्स लेते हैं, लेजिस्लेशन करवाते हैं, तो हम उनके जेनेटिक मेकअप को स्टोर कर सकते हैं। जीन फ्लो क्या होता है कि जी माइग्रेशन या इमिग्रेशन से जो जेनेटिक फ्लो होता है ऑफ सफरिंग में हार्डी वेनबर्ग थ्योरम अज्यूम दैट नो इंडिविजुअल्स एंटर अ पॉपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड। हार्डी वेनबर्ग ने क्या था कि कोई इंडिविजुअल आ नहीं सकता एंड नो इंडिविजुअल लीव द पॉपुलेशन। ठीक है, एक होती है एमिग्रेशन और एक होती है इमाइग्रेशन। ठीक है, इमाइग्रेशन और एमिग्रेशन अपसेट द हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। सारी बात है अगर ये दोनों हो जाएंगे तो फिर तो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। रिजल्टिंग इन चेंज इन द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग इन द जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आर जीन फ्लो। अगर जीन माइग्रेशन की वजह से जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है या डिलीट हुई है उसको हम कहते हैं जीन फ्लो। ठीक है, ऑल्दो सम नेचुरल पॉपुलेशन डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट जीन फ्लो, मोस्ट पॉपुलेशन डू। कुछ पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट जीन पूल नहीं है लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट जीन पूल है। ये तो था जीन पूल। म्यूटेशन की वजह से भी जो जीन पूल में चेंज आ जाता है, आर चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, ये दोनों का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। द हार्डी वेनबर्ग थ्योरम एज्यूम दैट नो म्यूटेशंस अकर। हार्डी वेनबर्ग कहता है उसने जो 3 लॉ दिए थे अगर हम उसको फॉलो करें तो कोई चेंज नहीं आता, सारी पॉपुलेशंस के अंदर जीन जो है वो उसी तरह से फॉलो करती हैं। लेकिन अगर हम उसको फॉलो ना करें और माइग्रेशन करवा लें एनिमल्स की तो भी चेंज आ जाता है और ये जो जीन फ्लो होता है ये वेरी करता है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। इसी तरह म्यूटेशन जो है ये भी हो सकती है क्रोमोसोम्स में। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम एज्यूम दैट नो म्यूटेशन, कहता है कोई म्यूटेशन नहीं होती अकर डैट म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। वो कहता है कि म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है कि एक सर्टन टाइम के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ वो डिजीज ट्रेट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट कर जाते हैं और इसी तरह से
दूसरे बेनिफिशियल करैक्टर भी एलिमिनेट कर जाते हैं ताकि बैलेंस कर सके एलील्स की फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। म्यूटेशन हाउएवर आर अ फैक्ट ऑफ लाइफ। म्यूटेशन क्या कहता है कि वो फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसके बगैर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिटिल बिट म्यूटेशंस और हार्मफुल जरूरी नहीं है कि जितनी भी म्यूटेशन हो वो सारी हार्मफुल ही हो। बहुत सारी म्यूटेशन क्या होती हैं, यूजफुल और कुछ जो है वो न्यूट्रल भी होती हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली म्यूटेशंस आर द ओरिजिन ऑफ न्यू जीन्स। जो म्यूटेशन होती है वो न्यू जीन्स का ओरिजिन होती है एंड सोर्स ऑफ वेरिएशन दैट मे प्रूव अडेप्टिव फॉर एन एनिमल, ठीक है। वो न्यू जो म्यूटेशन होती हैं वो अडेप्टिव हो सकती हैं एनिमल के लिए। म्यूटेशन काउंटर द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड दैट वेरिएशन विल बी प्रेजेंट दैट अलाउ अ ग्रुप टू सर्वाइव। ऐसा हो सकता है म्यूटेशन कुछ एलील्स को क्या कर दे, वहाँ से ख़त्म कर दे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो न्यू एलील्स और जो न्यू जीन्स उस जनरेशन में आएंगी वो उनके सर्वाइवल, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा शॉक, इन्वायरमेंटल शॉक को बियर करने की उनमें अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी। वो इन्वायरमेंटल शॉक को और इन्वायरमेंटल सिक्वेंसेस को क्या कर लेगी, बियर कर लेगी, ठीक है जी बच्चों। आज के टॉपिक में हमने कोई 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। नंबर 1 हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, और मेरे ख्याल से जितना इजीली मैंने आपको वर्डिंग के जरिए बताया है, आपको अभी ये लेक्चर इसी वक्त जो है वो समझ आ चुका होगा। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरी में हमने 3 ही जो उसके मेन पास्टुलेट है वो डिस्कस किए। उसके बाद उसका बॉटलनेक और फाउंडरनेक इफेक्ट को हमने डिस्कस किया, फिर हमने जीन फ्लो को डिस्कस किया, और उसके बाद जो है हमने म्यूटेशन को डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी हैं, इनको आपने, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट पे आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी वहाँ से आ सकता है, आपको उसकी डेफिनेशन, उसके अंदर डिफरेंट जो उसके पॉइंट्स हैं वो आपको शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो टॉपिक है आप अपनी बुक से, दोनों बुक से जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूंगी उसके बारे में, आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगा, ठीक है बच्चों। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और लेक्चर्स को साथ साथ आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।